आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा? बहुपद स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। बहुपद कक्षा 10 की सिलेबस में दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर बहुपद। नोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, बहुपद। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बहुपद होता क्या है। स्टार्ट यहीं से करेंगे। 9th में आप सीख चुके हो बहुपद के बारे में थोड़ा बहुत, फिर वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं, शून्य से स्टार्ट करेंगे। सारी चीजें बताई जाएंगी आपको, उसमें ऐसा कुछ नहीं रहेगा कि 9 में आप सीखे हो तो 9 आपको नहीं बताया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सबसे पहले आज हम सीखेंगे बहुपद होता क्या है। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात, चर की घात क्या हो भाई? चर की घात एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण संख्या, चर की घात एक पूर्ण संख्या। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, उसी को बहुपद कहते हैं। बहुपद पहचानने का तरीका यही है कि आप चर की घात देखिए, चर की घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या में क्या क्या आता है? पूर्ण संख्या में कौन कौन संख्याएं आती हैं बताओ जरा, बोलेंगे आप लोग? पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4 इस तरीके से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं उनको पूर्ण संख्या कहते हैं। इसके अलावा अगर चर की घात में कोई संख्या है तो आप कहोगे कि ये बहुपद नहीं है। जैसे कुछ उदाहरण लेते हैं हम आपके सामने। जैसे मान के चलिए ये यहाँ पे एक बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक जानते हो क्या है? कक्षा 6 में इसको बताया जाता है बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक जिसमें चर भी होता है, अचर भी होता है और वो प्लस माइनस गुणा भाग से जुड़े होते हैं, उनको हम बीजीय व्यंजक कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुपद क्या कहा जाएगा? उन्हीं बीजीय व्यंजक में जो चर रहेगा, चर की घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए। या फिर इसी को आप बोल सकते हो कि कोई ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए। ऋणोत्तर पूर्णांक भी बोल सकते हो। क्या कह सकते हो भाई? ऋणोत्तर पूर्णांक भी होना चाहिए। दोनों बातें सेम बोली जा रही हैं। ऋणोत्तर का मतलब ऋण वाले पूर्णांक के अलावा, ऋण वाले पूर्णांक के अलावा, ऋण वाले पूर्णांक के अलावा सारे पूर्णांक आपको दिख रहे हैं। जो माइनस में पूर्णांक होते हैं उनको छोड़ दो। ऋणोत्तर का मतलब वो होता है, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक है। तो अगर आप 0 के नीचे जाओगे जो पूर्णांक मिलेंगे वो माइनस वाले हैं, -1, -2, -3, उनको छोड़ दो। ऋणोत्तर का मतलब ऋण से इतर, ऋण वाले पूर्णांकों से इतर। तो ये हो जाएगा। आप इसी को ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है किताब में यही बोला हो, तो किताबी भाषा है, लेकिन आप क्या समझोगे भाई? चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बस इतना आप जानते हो। पूर्ण संख्या में आता है 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक की संख्या आती है। जैसे उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण में मान के चलिए लिखा है 5x² + 6। ये क्या लिखा है भाई? ये एक बीजीय व्यंजक लिखा है जिसमें चर आपको दिख रहा है। क्या चर आपको दिख रहा है? x। x की घात में कौन सी संख्या बैठी है? 2। इसका मतलब 2 आपका पूर्ण संख्या है, तो ये पूरा का पूरा बहुपद ही है। ये बहुपद है, समझ गए? अगर मैं ऐसा लिख दूं 5x² + 8x - 3, तो क्या ये बहुपद है क्या? इसमें 2 चर आपको दिख रहे हैं। 2 चर नहीं है, चर एक ही है लेकिन 2 पदों में है। इधर x की घात 2 है और इधर x की घात 1 है। दोनों जगह पे आपको दिख रहा है क्या? दोनों जगह पे आपको चर की घात पूर्ण संख्या दिख रही है। 1 भी पूर्ण संख्या होती है और 2 भी पूर्ण संख्या होती है। इसका मतलब ये भी बहुपद है भैया। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं x² + 1/x² प्लस में 1, अब इसको आप गौर से अगर देखो तो यहाँ x² है, यहाँ भी क्या है? x² है। तो क्या ये बहुपद है क्या? ये बहुपद नहीं है। कारण क्या है कि अगर मैं इस x को ऊपर लेके जाता हूं,
तो एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर -2 हो जाएगा और प्लस में 3। सही तरीके से तो ये चीज लिखा है ऊपर वाला, लेकिन हल को आसान बनाने के लिए हम ऐसा कर लेते हैं अपने से। लिखा ये चीज है। अब आप चर की घात देखो, यहाँ पूर्ण संख्या है 2, यहाँ पे -2 हो गया। इसका मतलब ये है कि चर की घात आपकी क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए ये वाला जो बहुपद हमने लिखा था, तो ये वाला बहुपद नहीं, ये वाला बीजी व्यंजक जो हमने लिखा था वो बहुपद नहीं बोला जाएगा। बीजी व्यंजक सब है, लेकिन बहुपद कौन है कौन नहीं है उसका निर्धारण हम चर की घात को देखकर करेंगे। और चर की घात कितनी होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। समझ गए? तो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, तो यहाँ चर की घात -2 है, इस वजह से इसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। एक आप उदाहरण और ले लीजिए, जैसे मान लो 10 है, क्या आप 10 को बहुपद बोलोगे क्या? अच्छा, ये बीजी व्यंजक है कि नहीं है? बीजी व्यंजक नहीं है। बीजी व्यंजक नहीं है ये आप कैसे कह रहे हो? क्योंकि इसमें चर आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ दिख रहा है तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 10 गुणे 1 लिख सकते हो ना 10 को, 10 का मतलब 10। और 1 की जगह आप XYZ किसी का भी पावर 0 लिख सकते हो क्या? x की पावर 0 लिख सकते हो ना भाई। किसी भी संख्या की घात में अगर 0 है तो मान 1 होता है, तो 1 को हम x की पावर 0 लिख दिए। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 10x की पावर 0। तो मतलब ये बीजी व्यंजक है। इसका मतलब बीजी व्यंजक है तो हम देखेंगे बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ x जो है, जो चर है, चर की घात में 0 है, चर की घात में 0 है, और घात में 0 हो सकता है, पूर्ण संख्या में आता है। इसका मतलब ये बहुपद है, ये बहुपद है, ये भी बहुपद होगा। फिर इसका मतलब ये भी बहुपद होगा और साथ साथ ये भी बहुपद होगा, क्योंकि इसी का रूप ये है। फिर इसको हमने ऐसा बनाया, ऐसे से ये हुआ। बात समझे? इसका मतलब ये है कि जो संख्या आपको दिखे, कभी कभी आपको समझने के लिए वो पूछ लेगा, संख्या दे देगा, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, तो सब नहीं वाला दे देगा, एक 10 दे देगा या फिर कोई अंक दे देगा। तो आप कहोगे सर जी सवाल ये गलत है, क्वेश्चन गलत पूछा गया, कोई बहुपद नहीं है तो कैसे कह दिया कि कौन बहुपद, कहां से हम खोज के लाए? तो जहां भी आपको केवल संख्या दिखे, अकेले संख्या, वो भी आपका क्या बन जाता है, बहुपद बन जाता है। और हमने दिखा दिया कि कैसे बनता है। ठीक है? संख्या के गुणांक में, सबके गुणांक में 1 होता है, हर एक संख्या के गुणा में 1 रहता है। उस 1 को आप हम किसी चर की घात 0 लिख सकते हैं, कोई भी चर की घात 0 लिख सकते हैं, और चर की घात 0 आया नहीं कि वो बहुपद बना ले। बात समझ गए? और बहुपद कौन नहीं होगा यहां मैंने आपको दिखा दिया। ज्यादातर क्या होता है, अगर हर में, ज्यादातर जो सवाल बनते हैं उसके हर में अगर क्या आ जाए, अन्य स्थानों पे क्या बताया जाता है, बहुपद हम उसे कहेंगे जिसके हर में x ना हो या फिर हर में चर ना आए, उसी को हम बहुपद कह देते हैं। लेकिन कभी कभी हर में चर आ जाता है, वो भी बहुपद होता है। जैसे देखो, अगर यहां देखो ये हर में आ गया ना, चर हर में है, इसको हम अंश में ले गए तो पता चला कि x की घात पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो ये बहुपद नहीं बना। ऐसे ही कभी कभी ये चीजें आ जाएंगी भाई, रूट के अंदर x और प्लस में 3x² + 2। इस संख्या को आप, सॉरी, इस बीजी व्यंजक को आप क्या कहोगे, बहुपद कहोगे? कहेंगे इसको बहुपद? देखो, रूट का मतलब क्या होता है, किसी की घात में 1/2 होता है। रूट का मतलब किसी की घात में 1/2 होता है। और प्लस में यहाँ 3x² है, इसको कुछ आप कर नहीं सकते, और प्लस में यहाँ 2 होगी। अब आप चर की घात देख लो आराम से। चर की घात में क्या पूर्ण संख्या है क्या? नहीं है। इधर क्या है भैया, है पूर्ण संख्या, लेकिन क्या 1/2 पूर्ण संख्या होता है क्या? पूर्ण संख्या नहीं होता, ये परिमेय संख्या होती है। 1/2 परिमेय संख्या है, पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या में कौन कौन आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, सारे धनात्मक पूर्णांक 0 से लेकर के। तो अगर ऐसी कंडीशन बन जाए, रूट के अंदर x दिख जाए, रूट के अंदर x दिख जाए, तब भी आप जो है उसको बहुपद नहीं बोलोगे, फिर वो चाहे हर में हो चाहे अंश में। लेकिन कभी कभी कंडीशन बन जाती है
कि हर में रहने पर बहुपद हो जाता है। देखो जरा, जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूं यहां पे ये लिखा x की घात 3 प्लस रूट एक्स और बटे में यहां आप लिख दो रूट एक्स बटे में x की पावर माइनस 3/2 ऐसा कह देगा, प्लस में 7 कह देगा। ध्यान से देख लो क्या लिखा है भाई, एक्स क्यूब प्लस रूट एक्स अपान में x की पावर माइनस 3/2 प्लस में 7। बताओ ये बहुपद है कि नहीं है, ऐसे पूछता है। तो क्या करोगे फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हल्का सा सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसी कंडीशन में बिना सॉल्व किए आप डायरेक्ट जवाब देंगे देख करके तो सीधा सीधा दिख रहा है, रूट के अंदर x आ जाता है तब भी हम उसको बहुपद नहीं बोलते हैं। तो अगर डायरेक्ट देखोगे तो यहाँ x की घात में माइनस 3/2 आ गया है, तब भी आप कह दोगे कि सर जी ये कैसे हो गया, 3/2 तो आना ही नहीं चाहिए चर की घात में, तो बहुपद नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सरल करेंगे भाई। ये हो गया एक्स क्यूब, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है, इसको आप घात के रूप में लिखोगे तो ये 1/2 आ जाएगा, और इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये माइनस हटेगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और प्लस में क्या है 7। अब इसको अगर आप थोड़ा सा और बढ़ाएं आगे तो यहाँ गुणा है, आधार समान है तो घातें आपस में जुड़ेंगी, तो ये हो जाएगा 3 1 4/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 2 प्लस में 4/2 को क्या कहो 2 ही कहोगे ना, यहाँ दोनों को जोड़ो तो 3 1 4 4/2 4/2 2 होता है प्लस में 7। अब आप गौर से देख लो, अब ये बहुपद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो आपको यही करना होगा, अगर कुछ उल्टा सीधा दे दे तो बिना उसको सॉल्व किए आप जवाब नहीं देंगे, और आपको फंसाने के लिए ऐसा कर सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी कि बहुपद किसे हम कहेंगे, किसको नहीं कहेंगे। अब इसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है, दर्शाने के लिए अगर x के रूप में बहुपद है, x के रूप में अगर बहुपद है मतलब चर उसमें x है, तो उसका कुछ भी नाम रखो आप, लेकिन ऐसा रखा जाता है जैसे ये एक बहुपद है x के पदों में है, इसको हम px लिख सकते हैं। px नहीं अच्छा लग रहा है आप तो इसका नाम दूसरा कुछ रख दो भाई, gx रख दो। gx नहीं अच्छा लग रहा है तो qx रख दो। लेकिन बहुपद को दर्शाने के लिए, नाम को लिखने के लिए, बहुपद का नाम लिखने के लिए ऐसे प्रतीक का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह है कि q एक बहुपद है जो x के पदों में है, और अगर यहीं पे y होता तो हम x ना लिख करके क्या लिखते, y लिखते। बात समझ गए, बस इतना आपको करना है। नाम लिखने के लिए ऐसा लिखा रहेगा। सवाल जब कभी कभी पूछता है आपसे, कहेगा कि मान लीजिए एक बहुपद px है जो कि इस तरीके से है x² + 7, ऐसे लिखा भी रहेगा कभी कभी सवाल में आपसे ऐसे कहेगा भी कि px एक बहुपद है जो x² + 7 है। तो इसको दर्शाने के लिए आप क्या कहोगे, इस तरीके के प्रतीक का प्रयोग करोगे भाई। p का मतलब उसका नाम रख दिया, और जो कोष्टक में x लिखा है उसका मतलब यह है कि p जो बहुपद है ना वो x के पदों में है, चर x प्रयोग किया गया है। अगर यहीं पे y होता, अगर यहीं पे y होता तो यहां हम x ना लिखते, यहां क्या लिखते, y लिखते। py एक बहुपद है जो कि y² + 7 है। इस तरीके से आपको इसको लिखना है, बहुपद के नाम को लिखना है। बहुपद पहचानना आप जान गए। आपकी कोशिश होनी चाहिए पूरी तरह से कि चर की घात में पूर्ण संख्या है तभी आप उसको क्या बोलो, बहुपद बोलो। और उसका नाम लिखने के लिए क्या करेंगे भाई, हम उसको इस तरीके के प्रतीक का प्रयोग करेंगे। दोनों बातें अगर समझ में आ गई हो तो आगे बढ़ जाएं। अलग बहुपद देती हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पे पहला बहुपद होता है एक घात वाला, एक घात वाला बहुपद। एक घात वाला बहुपद, एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद बोला जाता है या रैखिक बहुपद। ठीक है, एक घात वाले बहुपद को ही रैखिक बहुपद बोला जाता है। उससे पहले, ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि बहुपद की घात कैसे निर्धारित की जाती है। जब तक आप घात निर्धारित नहीं कर पाओगे तब तक आप पहचान नहीं पाओगे कि ये एक घात वाला है, दो घात वाला है, तीन घात वाला है कि चार घात वाला है। ठीक है, तो घात निर्धारित करने के लिए क्या किया जाता है
यहां पे मैं लिख देता हूं एक पॉइंट बहुपद की घात। बहुपद की घात, बहुपद की घात निर्धारित करने के लिए चर की मैक्सिमम घात देखी जाती है। बहुपद में जो चर है उसकी जो अधिकतम घात होती है, चर की अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात जो होती है, अधिकतम घात बहुपद की घात कही जाती है। बहुपद की घात कही जाती है, घात कही जाती है। मान लेते हैं एक बहुपद क्या है, माना बहुपद px है। माना बहुपद कौन है, px है। तो बहुपद की घात को दिखाने के लिए px है, तो बहुपद की घात को कैसे लिखोगे, बहुपद की घात, बहुपद की घात को हम बड़े कोष्टक के अंदर इसी को लिख देते हैं दर्शाने के लिए। यह संकेताक्षर है, कुल मिला के संकेत जिसे कहते हैं। अगर कहीं लिखा है कि एक बहुपद px है, जो कुछ समथिंग लिख देगा, कुछ लिख दिया और आपसे कह देगा कि बड़े कोष्टक के अंदर ऐसे लिख दिया, उसके बाद बराबर वाट लगा दिया, सवाल पूछ लेता है कि इसका मान बताओ, तो फिर आप क्या करोगे, ये सारी चीजें 9 की हैं अगर आपको याद आ रहा हो, तो आप क्या करोगे, फिर सीधा बहुपद की घात। इसका पूछने का मतलब बहुपद की घात बताओ, वो आपसे पूछ रहा है बहुपद की घात बताओ। तो बहुपद की घात को दिखाने के लिए ऐसा लिखा जाता है। बहुपद की घात हम कैसे निर्धारित करते हैं, बहुपद में चर की अधिकतम घात जो होती है वो बहुपद की घात कही जाती है। ऐसे ही जब हम एक घात वाला बहुपद या रैखिक बहुपद को पहचानते हैं तो उसमें चर की मैक्सिमम घात 1 होती है। जैसे एक बहुपद है px बराबर 5x + 3, इसमें चर की मैक्सिमम घात कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। एक दूसरा है qx बराबर x + 7, इसमें चर की मैक्सिमम घात क्या दिख रही है, 1 दिख रही है। तो ये सारे इस तरीके के बहुपद कैसे बहुपद कहे जाते हैं, रैखिक बहुपद या एक घात वाले बहुपद कहे जाते हैं। अगर हमें इसकी घात लिखना हो तो बड़े कोष्टक के अंदर qx बराबर हम कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे ऐसे। इसका मतलब यह है कि हम qx जो बहुपद है ना, qx जो बहुपद है उसकी हमने क्या लिखा है, बड़े कोष्टक का मतलब घात लिखा है, और घात इसकी कितनी है, 1। इसी तरीके से अगर हम 2 घात वाला बहुपद लिखें, अगर हम 2 घात वाला बहुपद लिखें, दूसरी बात आती है 2 घात वाला, तो उसमें मैक्सिमम घात कितनी होगी, फिर 2 होगी। जैसे देखो एक बहुपद हम लिखते हैं यहाँ पे 3x² + 7, ये मान लो px है। एक दूसरा बहुपद है 7x² + 5x - 3, ये दूसरा बहुपद qx है। दोनों में गौर से देखो, इसमें तो एक ही चर है और उसकी घात कितनी लगी है, 2। तो यहाँ पे आप लिखोगे इसकी घात लिखना है तो px बड़े कोष्टक के अंदर, और घात कितनी मानी जाएगी, 2। तो जिस बहुपद की घात 2 हो वो 2 घात वाला या द्विघातीय बहुपद बोला जाता है। यहां अगर हम देखें तो यहां भी जो qx बहुपद है उसकी भी घात कितनी दिख रही है, 2। मैक्सिमम घात कितनी है चर की, 2 है। यहाँ 1 भी है लेकिन हम मैक्सिमम घात लेंगे, जो मैक्सिमम घात होती है वही पूरे बहुपद की घात बोली जाती है। तो ये बहुपद की घात कितनी बन जाएगी, 2 बन जाएगी। ऐसे ही 3 घात वाले, 4 घात वाले जितने भी हैं सारे होते हैं। और पदों में भी होता है, आपसे पूछ लेगा एक पदीय बहुपद बताइए, कौन कौन सा द्विपदीय बहुपद है। तो पद आपको पता ही है, जिसमें एक पद होगा एक पदीय, जिसमें 2 पद होंगे वो द्विपदीय। जैसे ये वाला देखो, इसमें देखो 2 पद है, और पद हमेशा याद रखना, गुणा और भाग में अगर कोई संख्या जुड़ी है तो उसको अलग अलग पद नहीं गिना जाता। जैसे अगर 5x लिखा है तो इसमें 2 पद नहीं है, ये 1 पद है। क्या है, 1 पद है। और अगर 5x भागे 5 लिखा है तो यहाँ क्या 2 पद है, क्या 2 पद नहीं है। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 5x बटे में 5, कोई दिक्कत, तो ये एक ही पद है। तो भाग और गुणा में अगर चीजें जुड़ी हैं तो पद अलग अलग मत गिनना, लेकिन अगर जोड़ और घटाने से चीजें जुड़ी हैं तो उनको अलग अलग पद हम गिन सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 पद है, 3 पद नहीं है। 1 2 3 आप नहीं गिनोगे, 1 पद ये माना जाएगा, 1 पद ये माना जाएगा। अगर हम कहें कि ये घात के रूप में द्विघाती बहुपद है, ये हमने आपको बता दिया।
लेकिन अगर पदों के रूप में पूछे तो कौन सा बहुपद है? द्विपदीय बहुपद है। कौन सा? द्विपदीय बहुपद है। अगर इसको हम पूछें तो कौन सा बहुपद है भाई? त्रिपदीय बहुपद है। इसमें 3 पद है। कितने पद हैं? 3 पद हैं। अगर घात का पूछेगा तो ये द्विघाती बहुपद है, और पदों में पूछेगा तो ये त्रिपदीय बहुपद है। ठीक है, बिल्कुल आसान सी चीज है, आप ऐसे ही सुन लो, दिमाग में बन जाएगा। तो पदों को हमने कहा गिनने के लिए, अगर भैया गुणा भाग में जुड़ा है तो आप अलग अलग पद नहीं गिनेंगे, जोड़ घटाना में जुड़ा है तो अलग अलग पद गिनेंगे। जैसे एक उदाहरण हम आपको दे देते हैं, 3x² भागे 3 प्लस में 4x माइनस 7। अगर हम इस बहुपद की बात करें तो ये कौन सा बहुपद है? कितने पदों वाला? कितने पदों वाला? 3 पदों वाला बहुपद है। ये पूरा एक पद है भैया, ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये पूरा एक पद होता है। एक ये हो गया, दूसरा एक ये हो गया, तीसरा, तो कुल 3 पद हैं। इन तीनों पदों को जब हमने गिन लिया, वैसे तो फिर गिनोगे तो आप 1 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको भाग में जितनी चीजें जुड़ी हैं, गुणा में जितनी चीजें जुड़ी हैं, सबको एक गिनेंगे, और प्लस से जब या माइनस से चीजें जुड़ी हों तो अलग अलग उनको गिना जाता है। तो यहाँ पर मिलाकर 3 पद हैं, तो ये त्रिपदी बहुपद है। तो अभी तक जो हमने आपको बताया, ये बहुपद का एकदम जीरो से बेसिक है। इतनी चीजें आपको 9th में स्टार्टिंग में ही बताई जाती है। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ें। कुछ इसमें जो मोस्ट जानकारी है उसको आप इधर वाली नोट कर लीजिए। ये चीज आप इसको बना लीजिए, बढ़िया चार्ट में बना भी है, ऐसे चार्ट के रूप में बना लोगे, जब भी देखोगे पता चल जाएगा। ये बहुपद का मतलब कोई बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात एक पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या को हमने दिखा दिया क्या क्या होता है बस। और बहुपद की घात कैसे लिखते हो? चर की अधिकतम घात बहुपद की घात होती है, और उसको दिखाने के लिए ये चीज लिखा जाता है। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए आगे देखिए, इसमें आगे हम आपको बताने वाले हैं बहुपदों के शून्यक। आगे क्या आप देखोगे भाई? आप बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक वो हैं, यक्ष के मान ही हैं। बहुपद में जो चर होता है उसी चर का मान है, लेकिन उसका काम क्या है? बहुपद में चर का वह मान, ऐसा आप कह सकते हो कि किसी भी बहुपद में चर का ऐसा मान जो बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद को शून्य के बराबर कर दे। आप ऐसा इसको लिख सकते हो, बहुपद के शून्यक में x का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे? बहुपद को शून्य के बराबर कर दे, या फिर बहुपद को शून्य कर दे, वही शून्यक होता है। x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे वही बहुपद का शून्यक होता है। एकदम आसान सा एक बहुपद हम px ले लेते हैं, px बराबर 5x माइनस 1। इसमें x बराबर आप क्या रखोगे कि बहुपद शून्य हो जाएगा? पहले ऐसे समझो, फिर निकाला कैसे जाएगा उसको हम बताएंगे। x के स्थान पे आप 1/5 रख दो। कितना रखोगे? 1/5। तो x बराबर हमने रखा 1/5, रख के देखो आप, तो ये बन जाएगा p। x के स्थान पे हम क्या रख रहे हैं? 1/5। तो मान जब भी रखा जाता है ऐसे रखा जाता है, जहां जहां x दिखे, जब यहां आप 1/5 रखोगे तो यहां भी आपको 1/5 रखना पड़ेगा। आप यहां रख रहे हो, यहां नहीं रख रहे हो, तो ये लिखने में गड़बड़ हो जाएगी, लिखित में गड़बड़ हो जाएगा। तो यहां आपको रखना है p 1/5 बराबर 5 गुणे में 1/5 माइनस में 5 से 5 कटा, 1 में 1 गए 0, क्या हो गया भैया? शून्य। ये जो बहुपद है अपना, ये क्या हो गया? शून्य हो गया। शून्य कौन किया? यही देख के आप बता सकते हो कि x के स्थान पे हमने जब 1/5 रखा था, ये चीज मान लो आपको ना बताया जाए, या फिर ये भी आपको ना दिखे, केवल ये दिख जाए, तब भी आप पहचान सकते हो कि x जहां होता है ना, px इधर होता, x जहां होता है वहां हमने 1/5 रखा, तो पूरा बहुपद किसके बराबर हो गया? शून्य के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि ये जो 1/5 है ना, ये बहुपद का क्या है? शून्यक। क्या है भाई? शून्यक। अब ऐसे ही अगर एक घात वाला बहुपद है, एक घात वाला, तो उसका एक शून्यक रहेगा।
लेकिन अगर 2 घात वाला बहुपद है तो उसके 2 शून्य निकलते हैं। कैसे निकलते हैं मैं आपको दिखाऊंगा। 3 घात वाला बहुपद है तो 3 शून्य निकलेंगे। तो इस तरीके से घात बढ़ाते जाओगे, शून्यकों की संख्या बढ़ती जाएगी। और अब आपको हम सिखाने वाले हैं कि किसी बहुपद का ग्राफ कैसे खींचोगे और ग्राफ को देख करके आप उनके शून्यकों की संख्या कैसे बताओगे। वो चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं, जो कि पहली प्रश्नावली में यही है। और इतना आप सीख लिए तो पहली प्रश्नावली खत्म हो जाएगी, एक झटके में खत्म हो जाएगी। तो इसको आप नोट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। बाकी इसको हमने आपको दिखा ही दिया। अब हम 1 घात वाला एक बहुपद लेंगे, 2 घात वाला लेंगे, बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। बस इतने से आपको समझ लेना है कि उनका ग्राफ आप कैसे खींचोगे और ग्राफ देख करके कैसे पहचानोगे कि इसमें कितने शून्य होंगे। सीधा सीधा सवाल में से 4 ग्राफ छाप देगा, बताएगा कि किस बहुपद के ग्राफ में इतने शून्य होंगे। तो आपको ग्राफ देखना है और बताना है कि हाँ इसमें इतने शून्य होंगे। ग्राफ छाप देगा, पूछेगा कि किस बहुपद के ग्राफ या फिर किस बहुपद में 3 शून्य होंगे, तो आपको ग्राफ देखना है, ग्राफ देख के बताना है कि किस में 3 शून्य होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम ग्राफ खींचेंगे। तो इसको हम मिटा रहे हैं भैया। फिर आगे शून्य बड़ी आसान चीज होती है, निकाला कैसे जाता है ये तो मैंने आपको बताया ही है ना। जैसे मान लो कोई भी बहुपद है 5x - 1 वाला ही है, इस बहुपद को हम क्या करेंगे निकालने के लिए, इसको हमने लिखा था px लिखा था, निकालने के लिए बता देते हैं झटके में। देखो px लिखा था, तो शून्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर करते हैं। इसका शून्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, px बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। जहां px है वहां उसका मान रखो भैया, px क्या है 5x - 1 है, बराबर में 0। अब 5x बराबर 1 लाओ, फिर x बराबर 1/5, ये शून्य निकल गया। तो शून्य निकालने के लिए दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर किया जाता है, उसके बाद पक्षांतर करके x के मान निकाले जाते हैं। बात समझ गए। अगर द्विघात वाला है तो गुणनखंड करके फिर अलग अलग मान निकाले जाते हैं, आपको पता है, ठीक है। बस यही तरीका शून्य निकालने का है। लेकिन ग्राफ से आप कैसे पहचानोगे, हम इसी का ग्राफ, एक बहुपद यही ले लेते हैं, एक घात वाला बहुपद हम यही ले लेते हैं, px बराबर 5x - 1, और दूसरा बहुपद qx बराबर 2 घात वाला ले लेते हैं x²। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, x² ही लो आप, या फिर x² + 1 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इन दोनों का हम ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ में क्या होता है जरा उनको भी आप समझ लो। ग्राफ में 2 चीजें आती हैं। नमस्ते भैया। ग्राफ में 2 चीजें आती हैं, एक तो x अक्ष होता है। x अक्ष क्या होगा भाई, x के मान x अक्ष पे दिखाए जाएंगे और y के मान किस पर दिखाए जाएंगे, y अक्ष पे दिखाए जाएंगे। दोनों का ग्राफ में बगल बगल यहां बता देता हूं, जल्दी से देख लो क्या होता है इसमें। सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, पहले हम x का मान अलग अलग अपने मन से रखेंगे तो कुछ मान निकलेगा। वो क्या होता है, वो px का मान होगा। हम x का मान जब अपने मन से रखेंगे तो वो किसका मान होगा, px का मान होगा। और px जो होता है उसको हम y का मान मानते हैं। क्या मानते हैं, y का मान मानते हैं। जैसे मान लो अगर मैं पहले का ग्राफ बनाना चाहूंगा तो x का मान हम अपने से कुछ रखेंगे तो वहां जो मान निकल के आएगा, जैसे x बराबर 1 रखे तो px का मान कुछ निकलेगा, यहाँ से 5 करना, 5 में से 1 गए 4 निकलेगा ना। जब x का मान रखोगे तो y का px का मान निकलेगा, और वो px क्या होता है, y होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ x का मान रखोगे तो यहाँ px निकलेगा या फिर y, उसको आप कह सकते हो, दोनों बात। और इसमें आप रैखिक बहुपद है, 2 बिंदु निकालो, ज्यादा नहीं। x बराबर आप क्या रखो, 0 रखो। x बराबर 0 अपने मन से रखोगे तो y कितना आएगा, देखो -1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो फिर दूसरा हम क्या करेंगे भाई, x बराबर आप 1 रख दो। x बराबर जब 1 रखोगे तो 5 करना, 5 में से 1 गए 4, px या y का मान 4 आ गया। ये 2 बिंदु पहले बहुपद से आ गए, और ये 1 घात वाला बहुपद है, ये आप ध्यान रखना। कितने घात वाला, 1 घात वाला बहुपद है। और इसको हम यहाँ खींचते हैं तो 0 - 1, x पे आपको 0 चलना है, मतलब चलना ही नहीं है, और y पे -1 चलना है, तो y का -1 नीचे की तरफ होता है, मान लो ये है, ठीक है। तो ये पहला बिंदु हो गया 0, -1। और दूसरा बिंदु x पे 1 y पे 4, x पे 1 प्लस में चलना है, y पे 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो कुल मिला के बिंदु आपका ये बनेगा, है ना। अब इन दोनों बिंदुओं को देखो, 1, 4,
इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ आप आराम से, तो क्या देखने को मिलता है? इन दोनों बिंदुओं को आप एक बार मिलाइए, यू ऐसे रहेगा। आगे इसको बढ़ा देंगे, पटरी से बनाओगे अच्छे से बनेगा। ये बन गया आपका, या फिर यहां से हम एक बार इसको सही, ये ऐसे आएगा भैया, हल्का सा। अब ये सही, ठीक है। तो ये जो ऊपर एक बहुपद दिया है उसका यही ग्राफ है। एक घात वाला बहुपद है, उसके एक शून्य निकलेंगे। और आप ध्यान से देखना, तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है, एक्स अक्ष को एक बार काट रहा है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि ग्राफ एक बार एक्स अक्ष को काटता है तो एक ही शून्य हम क्यों मानते हैं। अब अगला दो घात वाला देख लो पहले। इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो x बराबर कुछ रखेंगे तो क्यू एक्स कुछ आएगा। इसके दो तीन मान निकालने पड़ेंगे। तो हम x बराबर 0 रखते हैं तो क्यू एक्स या y, क्यू एक्स या y क्या आ गया भाई, यहाँ 0 रखे तो 1 आ गया, ठीक है। 1 रखो तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उसके बाद माइनस में 1 रखो तब भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस में 2 रख दो तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 है, 5 प्लस में आ जाएगा। प्लस में 2 रख दो तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 है, 5 प्लस में हो जाएगा। इन सारे को हम यहाँ दिखा लेते हैं, चलो देख लो भैया। पहले क्या है, 0,1 है, तो 0,1 1 वाई ये आ गया, पहला बिंदु ये आ गया। हम बिंदु ही बना लेते हैं, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी। 1,2 x पे 1 y पे 2 ये है मान लो, तो ये दूसरा हो गया, ठीक है। उसके बाद -1 -1,2 तो -1 मतलब x पे -1 y पे 2 ये बन गया, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, -2 5 -2 x पे -2 और y पे 5 कितना हो गया, 2 3 4 5। तो इस पे आओगे आप तो यूं बनेगा, ये वाला बिंदु बन गया। उसके बाद प्लस में 2 रखोगे तो ये भी 5 आएगा, तो यूं इसका भी बन जाएगा ऐसे। अगर आप इसको मिलाते हो तो देखो कुछ ऐसा ग्राफ इसका बनने वाला है, ऐसे यहाँ 1 पे रहेगा, ऐसे बनेगा, मतलब यूं बनता है हमेशा। द्विघातीय बहुपद के ग्राफ जो बनते हैं वो किस आकार के बनेंगे, यू आकार के। हमने एक ग्राफ इस तरीके से देखा था, वो रैखिक वाला ग्राफ था, रैखिक बहुपद का ग्राफ था। कल हमने एक रैखिक बहुपद दिया था, एक द्विघात बहुपद दिया था। रैखिक बहुपद में हमने देखा था कि जो ग्राफ खींचा वो x अक्ष को एक बिंदु पर काटा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसका शून्यक निकालता हूं तो एक शून्यक आने वाला है, ठीक है। और एक दूसरा बहुपद हमने लिया था, इस दूसरे बहुपद में हमने ग्राफ खींचने के बाद देखा तो इसका जो ग्राफ है वो x अक्ष को काट ही नहीं रहा था। तो पता चला कि इसका एक भी शून्यक नहीं होगा, शून्यकों की संख्या इसमें क्या होगी, 0 होगी, कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब कैसे ग्राफ को देख के हम क्यों कहते हैं कि जब ग्राफ x अक्ष को जितनी बार काटेगा, अगर ये केवल टच करता तो एक शून्यक होता, एक बिंदु पे काटेगा तो एक शून्यक, 2 बिंदु पे काटेगा तो 2 शून्यक। ऐसा हम क्यों कहते हैं, एक बार के लिए आप समझ लो। जैसे मान लो इधर एक ग्राफ अपने पास है और ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर काट रहा है, यहाँ 3 बिंदुओं पर काट रहा है ना, 1 2 3, तो इसके शून्य कितने होंगे, 3 होंगे। लेकिन अगर इस वाले ग्राफ का हम अवलोकन करें तो इसमें पता चल रहा है कि ये वाला ग्राफ जो है वो x अक्ष को काट ही नहीं रहा, केवल y अक्ष को काट रहा है। तो ऐसी कंडीशन में इस बहुपद का एक भी शून्यक नहीं होगा। अब आप बात ये आ जाती है कि ग्राफ जब x अक्ष को काटता है तो हम उसको क्यों कह देते हैं, भाई एक बार काटा तो एक शून्यक बोल दिए, क्यों बोल दिए, y अक्ष को भी काट रहा है वहां से आप शून्यक बोल दो। लेकिन x अक्ष को काटने से शून्यक क्यों गिनते हैं हम, उसको आप समझिए, बहुत अच्छी चीज है, ये जल्दी बताया नहीं जाता, फिलहाल के लिए आप जान लो। हम x अक्ष को जब ग्राफ काटता है तो उसको हम शून्यकों की संख्या क्यों गिनते हैं। जैसे यहाँ पे एक बार काटा 1 2 3, तो ये जिस भी बहुपद का ग्राफ होगा, जिस भी बहुपद का ग्राफ होगा उस बहुपद के 3 शून्य माने जाएंगे।
और ये वाला जिस बहुपद का ग्राफ होगा उस बहुपद के एक शून्यक माने जाएंगे, और ये वाला जिसका ग्राफ होगा उस बहुपद के कोई भी शून्यक नहीं होंगे। ऐसा क्यों होता है कि जितनी बार एक्स अक्ष को काटे उतनी बार हम उतने शून्यक क्यों गिनते हैं? समझिए जरा। जैसे मान लीजिए यहीं पे हम एक ग्राफ बनाते हैं, जिसे मान लो एक बहुपद अपने पास है पी एक्स बराबर एक्स प्लस 1, रैखिक बहुपद है। एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद बोला जाता है, ये रैखिक बहुपद है। इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो वो एक्स अक्ष को एक बार काटेगा। कितनी बार? एक बार काटेगा। इसका मतलब इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। और कहां काटेगा उसको जरा समझो। पी एक्स को हम क्या कहते हैं? पी एक्स ये है वाई, कल ही हमने बताया था। जो पी एक्स होता है इसी को हम वाई अक्ष पे जो दूरी होती है उसको मानते हैं। जो पी एक्स है वही वाई है, तो वाई बराबर क्या हो जाता है? एक्स प्लस 1 हो जाता है। एक्स प्लस क्या होगा? या एक्स प्लस 1। अब यहां गौर से समझो, अगर हम x बराबर 0 करें तो y का मान कितना आएगा? x बराबर 0 करो तो y का मान कितना आएगा? y का मान 1 आएगा। y का मान 1 आएगा। अब बात को समझो, हमने आपको बताया कि जब ग्राफ x अक्ष को काटे उसी को शून्य क्यों मानते हैं। तो आपको बताया गया है कि शून्य हम किसको कहते हैं? x अक्ष का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे। और बहुपद का मतलब y, बहुपद का मतलब y जहां 0 रहेगा वही तो उसका शून्यक होगा। और y 0 कब होता है? जो बिंदु x अक्ष पे होते हैं। बात समझे? जो बिंदु x अक्ष पे होगा इसी पर तो y 0 होगा। जैसे ये x अक्ष पे नहीं है, इसमें y 1 है ना, तो y 0 होगा तब हम x के मान को शून्य कहेंगे। जब y 0 होगा तब x का जो मान होगा उसको हम शून्य कहेंगे। जैसे यहाँ x बराबर -1 रखने से, x बराबर -1 रखने से y 0 आ रहा है, px 0 आ रहा है। y का मतलब px का मतलब बहुपद है। तो x का ऐसा मान, x बराबर -1, y मतलब px मतलब बहुपद को 0 के बराबर कर रहा है। तो बात को समझना, यहां बस इतनी सी बात है कि जहां y 0 होगा उसी के x वाले मान को तो हम शून्य कहेंगे ना। यही तो होता शून्य की परिभाषा। समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे भाई? शून्य की परिभाषा क्या होती है? शून्य की परिभाषा यह होती है कि x का ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे वही शून्य होता है। तो यहां देखो y क्या है? y बहुपद px है, इसको आप px भी लिख सकते हैं बराबर 0। दोनों बातें सेम है। तो x का मान -1 y या बहुपद को 0 कर रहा है। बहुपद को क्या कर रहा है? 0 कर रहा है। उसी को हम शून्य कहेंगे। तो जब y 0 हो जाता है, जब y 0 हो जाएगा तो बिंदु हमेशा x अक्ष पे होता है। तो ग्राफ जब यहां काटेगा, देखो यहां ग्राफ काटा y अक्ष को, तो यहां y 0 नहीं होगा। y पे कुछ दूरी आपने चली है, यहां से यहां तक कुछ दूरी चली है कि नहीं चली आपने? यहां y 0 नहीं होगा। y जहां जहां 0 होगा वही x का मान शून्य बोला जाता है। अब इस बिंदु पे देखो, यहां आपने x पे कुछ चला है लेकिन y पे कुछ नहीं चला, यहां y 0 है। आपको पता है कि जो बिंदु x अक्ष के ऊपर होते हैं उनका y वाला दूरी जो होती है कोटि उनका शून्य होता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहां इसका कोटि शून्य होगा, -x, 0। यहां इसकी कोटि शून्य होगी, x, 0। यहां इसकी कोटि शून्य होगी, ये वाली दूरी x है लेकिन y पे क्या है? 0। तो x का ऐसा मान, ये वाला मान रखोगे तो y 0 आएगा, ये वाला मान रखोगे x का तो y 0 आएगा, ये वाला x का मान रखोगे तो y साथ में जो है 0 आएगा। तो हमेशा y 0 कब होगा? जब बिंदु x अक्ष के ऊपर होगा। तो y 0 ही तो मुझे चाहिए, y 0 चाहिए। तो जहां जहां y 0 होता है वहां वहां x का मान शून्य को बोला जाता है। x का ऐसा मान जो y को 0 कर दे। तो y जहां जहां 0 रहेगा वही x का मान शून्य होता है। इसीलिए ग्राफ जब x अक्ष को काटता है उसी को हम शून्यकों की संख्या गिनते हैं। इसीलिए कारण यही है कि इन बिंदुओं पर y 0 होता है और y क्या होता है? y बहुपद का मान होता है।
x का कुछ मान आप रखोगे, साथ में x का मान रखोगे तो y 0 आ जाएगा। x का मान रख के y 0 आ गया, इसका मतलब x जो आया है वही तो शून्यक है। जब वही शून्यक है तो हम इसको एक शून्यक गिन लेंगे, एक इसको गिन लेंगे, यहाँ भी y 0 हो रहा है, यहाँ भी y 0 हो रहा है, इसको भी एक गिन लेंगे। इसीलिए ग्राफ हम डायरेक्ट अगर बता देते कि ग्राफ एक बार x अक्ष को काटेगा तो एक शून्य गिनेंगे, 2 बार काटेगा तो 2 शून्य गिनेंगे, 3 बार काटेगा तो 3 शून्य गिनेंगे, आपको आ जाता, बहुत सरल चीज है। लेकिन कारण अगर कोई पूछ ले कि क्यों आप 3 शून्य गिनोगे, ग्राफ y अक्ष को काट रहा है उसको भी एक गिन लो, तो आपको बताना है कि जब ग्राफ y अक्ष को काटता है तो यहाँ y 0 नहीं होगा, y 0 नहीं होगा तो बहुपद का मान भी 0 नहीं होगा, क्योंकि y ही बहुपद का मान होता है। समझ गए? बस इतनी सी बात हम आपको बताना चाहते हैं। बाकी अब देखो प्रश्नावली बहुत आराम से खत्म हो जाएगी। अब आगे आपको हम कुछ उदाहरण लेके आए हैं, इसमें आप समझ लीजिए कि किस ग्राफ में या फिर किस बहुपद के ग्राफ में कितने शून्य हों। अभी हमने आपको बताया कि जब ग्राफ x अक्ष को काटेगा तो उसी को हम एक शून्य गिनते हैं। और क्यों गिनते हैं? क्योंकि वहां y 0 होता है और y ही अपना बहुपद का मान होता है, इसीलिए हम उसको शून्य गिनते हैं। जैसे देखो ये वाला ग्राफ x अक्ष को यहां काट रहा है और यहां काट रहा है, इन दोनों बिंदुओं पर x का कुछ ना कुछ तो मान है, लेकिन y दोनों का 0 है क्योंकि बिंदु x अक्ष के ऊपर है। जहां y 0 होता है वही शून्य होता है, तो इस वाले ग्राफ के शून्य कितने हो जाएंगे? 2। कितने शून्य? 2। ये वाला ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पे टच कर रहा है, तो यहां इसका y पार्ट 0 होगा, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे भैया? इसके शून्य हो जाएंगे 1। और इसके शून्य एक बार ग्राफ काट रहा है तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1 शून्य हो जाएगा, 1 शून्य हो जाएगा। इसके शून्यकों की संख्या देखो, एक बार यहां काट रहा है 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3 हो गया। y अक्ष को काट रहा है, इसको हम नहीं गिनेंगे क्योंकि y अक्ष पर y का कोई ना कोई मान होगा, x 0 होता है, तो जहां y का कुछ मान होगा उसको हम शून्य में नहीं लेंगे, क्योंकि y जब तक 0 नहीं होगा तब तक बहुपद का मान शून्य नहीं होगा, और जहां बहुपद का मान शून्य नहीं होगा उस x के मान को हम शून्यक नहीं बोलते हैं। शून्यक हम उसी को बोलते हैं जहां x बराबर कुछ रखो और y क्या आ जाए? 0 आ जाए। तो इन 3 बिंदुओं पर इस ग्राफ में x तो कुछ ना कुछ है, लेकिन y आपका शून्य है, तो यहाँ शून्य कितने बन जाएंगे? यहाँ शून्यकों की संख्या बन जाएगी 3। इस ग्राफ में या इस बहुपद के ग्राफ में शून्य कितने होंगे? 3। अब इसमें देख लो, इसमें ये जो ग्राफ है x अक्ष को 1 2 3 4, तो यहाँ शून्य जो हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे भैया? 4 हो जाएंगे। इसमें आप देखोगे तो एक जगह काट रहा है, 2 जगह x अक्ष को काट रहा है, तो यहाँ शून्य जो हो जाएगा, यहाँ शून्य आपका हो जाएगा 2। इसी प्रकार से सेम टू सेम प्रश्नावली है, उस प्रश्नावली को आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी, और पहली प्रश्नावली भी आपकी खत्म हो जाती है अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो पहली प्रश्नावली आप कर लीजिए। चलते हैं प्रश्नावली 2 के परिचय पर, ठीक है? नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे देखिए, प्रश्नावली 2 का बी पढ़ने से पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं, उसके बाद फिर सवाल पे चलेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे आपके लिए इनका प्रयोग बढ़ता ही जाएगा। तो अब हमें जानना है भैया कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध कैसा होता है। उसके लिए हम मान लेंगे कि माना अल्फा और बीटा ये 2 शून्यक हैं, अल्फा और बीटा बहुपद ax² bx + c, जहां a डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक है। क्या है? शून्यक है। तब क्या होता है? तब शून्यकों का योग बराबर होता है गुणांक में माइनस x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। पहला संबंध यही है
कि शून्यकों का योग माइनस एक्स का गुणांक होता है बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। शून्यक हमने क्या माना है, अल्फा बीटा। अतः एक बात तो ये निकल के आती है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कितना है, बी है, और अपान में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ए। एक बात तो ये हमेशा निकल के आएगी, आप इसको अपने दिमाग में रखना, ये बदलता रहता है, बी और ए बदलता रहेगा, लेकिन याद रखना बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, इतना अपने दिमाग में आप रखना। और दूसरी बात क्या आती है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर होगा अचर पद बटे में यहां भी आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद इसमें क्या होता है भाई, गुणनफल का मतलब यहां लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा, अचर पद इसमें क्या है, सी बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए। तो दूसरी बात ये निकल गया, इन दोनों चीजों को एकदम अपने दिमाग में आप छाप लीजिए। जब भी शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की बात करेगा तो ये दोनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। संबंध कैसा होता है कि अगर किसी बहुपद के दो शून्यक हैं तो उन दोनों शून्यकों का योगफल बहुपद के माइनस एक्स के गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है। और दूसरी बात, उन शून्यकों का गुणनफल उसी बहुपद के अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक के अनुपात के बराबर होता है। इन दोनों बातों को आप कायदे से नोट कर लें और इन्हीं के सहारे आगे की सवाल लगने वाले हैं। आपसे कहेगा कि आप संबंध के सत्यता की जांच करिए, उसके लिए भी आपको बताए जाएंगे कैसे आपको जांच करना है। बस आप इसको पहले एक बार के लिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब चलिए आ जाइए प्रश्नावली पर। प्रश्नावली अपनी है 2B, प्रश्नावली 2 का B है। और एक काम किया करिए आप, जितने भी प्रश्नावली से संबंधित उदाहरण होते हैं, उदाहरण आप जरूर लगा लिया करें, क्योंकि कभी कभी पेपर में उदाहरण एग्जैक्ट उठा के दे देता है, सेम टू सेम वही सवाल उठा के दे देगा उदाहरण की। तो इसलिए आप उदाहरण अपने से कायदे से उसको समझ लिया करें, लगा लिया करें। जो बात ना समझ में आए उसको पूछ भी सकते हैं, समझ गए। तो इसमें जो पहली सवाल है प्रश्नावली की, उसमें कह रहा है कि निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। तो सबसे पहले आपको शून्यक निकालना है। कैसे निकालोगे आप, इसमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। एक मैं बता देता हूँ आपको, पहली सवाल में फर्स्ट नंबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये एक बहुपद है, ये क्या है भैया, बहुपद है, और दो घात वाला हमें दिख रहा है, समझ गए। ये दो घात वाला बहुपद है। अब इसके शून्य कैसे निकालोगे, पहली बात तो ये आ जाती है। तो हमने कहा शून्य निकालने के लिए बहुपद को ही 0 के बराबर कर दिया करो। तो इसमें शून्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको शून्य निकालना, शून्य निकल जाएगा तब हम संबंध के सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्य निकालने के लिए हम करेंगे एक्स स्क्वायर 2x माइनस 8 बराबर में 0। इस साइड का आप खंड करिए। जब इसका आप खंड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा माइनस में 4 माइनस 2, और यहाँ x हो जाएगा माइनस 8 बराबर 0। एक्स स्क्वायर गुणा कर दीजिए तो ये माइनस है, तो माइनस 4x हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा माइनस 8 हो जाएगा बराबर में 0। x कॉमन करेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा x माइनस 4, और प्लस में 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 4 बराबर में 0। अब दोनों पदों से x माइनस 4 आप कॉमन कर लीजिए तो ये हो जाएगा x माइनस 4, इधर कितना बचा, x बचा, इधर कितना बचा, 2 बचा, और बराबर में 0। अब यहाँ कंडीशन ये आ जाती है कि x माइनस 4 को जब आप 0 करोगे तब भी बायां पक्ष 0 हो जाएगा, और x प्लस 2 को जब 0 करोगे तब भी बायां पक्ष आपका 0 हो जाएगा। तो एक बार के लिए आप x माइनस 4 को 0 के बराबर करोगे तो ये x बराबर 4 रहेगा। तो जब इसमें आप 4 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा,
जीरो हो गया तो सबको जीरो किया तो बायां और दायां पक्ष बराबर हो जाता है। इसी कारण से अब अगला जो है x प्लस 2 बराबर जब आप जीरो करेंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, और यही दोनों x बराबर 4 और x बराबर -2 दिए गए बहुपद के शून्य निकालने का तरीका यही है। आप खंड करिए और उसके बाद जीरो के बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। अब x का मान आप जब इसमें रखोगे, 4 रखोगे तब भी ये जीरो हो जाएगा, और -2 रखोगे तब भी ये जीरो हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच में आपको क्या करना है, सत्यता की जांच में जो हम शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के सूत्र सीखे हैं उनका प्रयोग करेंगे। तो पहला क्या होता है, मान लेते हैं, माना बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर क्या, पहला कौन आया है 4, और बीटा बराबर क्या -2। अब शून्यकों और गुणांकों में संबंध का सूत्र अल्फा प्लस बीटा बराबर हमने बताया -x का गुणांक मतलब -b/, ठीक है। तो आप ध्यान से देखो, अल्फा हमने क्या माना है भाई, अल्फा माना है 4 और बीटा माना है -2 बराबर, यहां देखो ये माइनस है, माइनस रख दो। b कितना है, x का गुणांक, x का गुणांक -2 है तो आप -2 रख देंगे, अपान में a मतलब x² का गुणांक 1 है। तो अब अगर यहाँ हल करें तो इधर 2 आ गया, इधर भी माइनस माइनस प्लस होगी 2 आ गया, अर्थात ये बात तो सत्य है। ये बात सत्य है कि जो हम सूत्र में सीखे हैं वही चीज ऐसे भी आ रहा है। हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट इनका योग किया, इधर देखो दोनों का योग किया, और सूत्र में जो आता है डायरेक्ट -b/a किया, तो दोनों साइड देखो 2 आ गया। इसका मतलब बात सत्य चल रही है। और दूसरा हमने क्या सीखा था, तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a सीखा। अब अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है -2, c कितना है भाई अचर -8 है, और अपान में a कितना है 1 है। और इसको अगर आप करते हो तो 4 दूनी 8 -8 बराबर -8। अतः ये दोनों शून्य दिए गए बहुपद के शून्यक ही हैं। यहां आपको लिख देना है कि अतः यह सत्य है कि प्राप्त शून्यक बहुपद के ही शून्यक है, बहुपद के ही शून्यक है। ठीक है, बात समझ में आई होगी। इतना काम आपको पहले सवाल में करना है। इसके बाद 2 सवाल और हैं, उनको आप अपने से कर लेना एक बार, और इतना अगर आप कर दिए तो आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं, इसमें कोई कटौती नहीं होगी। अगर ये सवाल बन जाती है पेपर में तो आप इसी तरीके से करिएगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही रखिए, बाकी अगली क्लास में देखेंगे। शेष 2 सवालों को आप करके आइएगा। बात समझ गए? ठीक है।